राजस्थान में किसानों ने मांगा खाद और उन्हें मिली लाठियां। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ का है, जहां पर किसान आज सुबह से ही खाद के टोकन लेने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए थे। टोकन वितरण की एक सिस्टम प्रक्रिया भी बना दी गई थी, लेकिन जब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी और टोकन खत्म होने लगे, लोग गुस्सा होकर आक्रोशित भी होते नजर आए। लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके चलते कई किसान भी यहां पर घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि खाद के टोकन लेने के लिए कई महिलाएं भी आज मौजूद थी। आज करवा चौथ है, यानी कि खाद के टोकन लेने के लिए महिलाएं सज धज कर लाइन में खड़ी थी, बावजूद इन्हें टोकन नहीं दिया गया था और इस पूरी प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं भी सामने आ रही थी। इसी को लेकर किसान जब विरोध करने लगे तो उन पर लाठियां बांध दी गई। फिलहाल तो प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन किसानों की समस्या है कि इस वक्त उनकी फसल के लिए खाद चाहिए और खाद की किल्लत इस वक्त सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में बनी हुई है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ सहमति लगभग बन गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक बार फिर आज चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात की और दोनों ने एक तरीके से एक सहमति का संदेश दिया। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से कि सहमति बन गई है और जो सीट है 25 से 26 सीट जो है चिराग पासवान ने कोटे में जा सकती है। जो बात कर रहे थे कि 35-40 सीट चाहिए, तो 25 से 26 सीट पर चिराग पासवान के साथ सहमति बन गई है और बहुत जल्द औपचारिक घोषणा भी इसकी कर दी जाएगी। तो एक तरीके से चिराग पासवान का पेच जो फंसा हुआ था कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और अब जो है आज जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि मतलब जो गतिरोध था वो दूर हो गया है, सहमति बन गई है और 25 से 26 सीट पे चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 26 के आसपास सीटों पे मान गए हैं। हालांकि बाकी जो पार्टी के नेताओं के लिए करना है उसका कुछ सीट एडजस्टमेंट बाद में आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी ने अपने लिए यानी चिराग ने जो डिमांड की थी उस हिसाब से कुछ सीटें छोड़ी है। जेडीयू उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का बयान आया कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां उनका सम्मान बना रहेगा। कम से कम बीजेपी अपनी तरफ से उन्हें जो सीटें चाहिए वो सीटें दे रही है, ये तय हो गया है, यानी बातचीत ट्रैक पे है। दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो 6 सीटों पे मान गए हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो 15 सीटों पे की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि उनकी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए अगर वो 15 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, तो उतना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन जेपी नड्डा ने उनसे बातचीत की है और ऐसा बताया जा रहा है कि 8 सीटों पे वो भी मान गए हैं। अब आखिरी दौर की जो बातचीत है वो बीजेपी और जेडीयू को है। जेडीयू कम से कम 102 सीटों पे लड़ेगी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया था और अब चूंकि कई सीटें ऐसी है जो स्वैप होनी है, अदला बदली होनी है, उस पर अब अंतिम दौर की बातचीत बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रही है। कुल मिलाकर अंतिम निर्णय तक एनडीए नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ ये बात क्लियर हो गया है कि अब गठबंधन में किसी टूट की बात नहीं है, किसी को सीट कम ज़्यादा मिलने से नाराजगी की बात नहीं है। सभी एक साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। महायुति सरकार में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट के मंत्री खुद अजित पवार और सरकार को आए दिन मुश्किल में लाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले धनंजय मुंडे, उसके बाद माणिकराव कोकाटे और अब की बार बाबा साहेब पाटिल जो महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री है। जलगांव में एक कार्यक्रम में बाबा साहेब पाटिल ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी की लत लग चुकी है, हम चुनाव में आए दिन वादे तो करते रहते हैं। बाबा साहेब पाटिल के इस बयान के बाद शिवसेना भी आक्रामक हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि ये जो सरकार है, सरकार के पास विधायकों को तोड़ने के लिए 100 करोड़ का फंड है, लेकिन किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। खुद पार्टी के अंदर भी एनसीपी के अंदर इस बयान को लेकर नाराजगी सामने आई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा है कि ये बयान सरासर गलत है और अजित पवार उस पर ध्यान देंगे। विपक्ष इस बयान को लेकर हमलावर है, लेकिन ये बयान अब वायरल होने के बाद जो सहकारिता मंत्री है उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। भावनगर में की गई अलग अलग छापेमारी में हजारों किलो नकली मावा और घी हुआ जब्त। भावनगर जिले के सीहोर तालुका के अंबाला गांव स्थित एक फैक्ट्री में एसओजी पुलिस और फूड एंड ड्रग्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1000 किलो से अधिक डुप्लीकेट मावा का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। अधिकारियों की छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में अवैध तरीके से बनाई जा रही नकली मावा की बड़े पैमाने पर खेप जब्त की है। गोपनीय सूचना के आधार पर अंबाला गाँव स्थित फैक्ट्री में जब छापा मारा तो पता चला कि वहाँ दूध की जगह अन्य हानिकारक पदार्थों से नकली मावा तैयार किया जा रहा है। इस फैक्ट्री से जब्त किए गए नकली मावा का कुल वजन करीब 1220 किलो है और अनुमानित कीमत लगभग 2,58,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं भावनगर में ही एसओजी की टीम ने अन्य छापेमारी में घी की मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त किया है। सूचना मिलने पर एसओजी पुलिस ने वोरा बाजार नगर के अरिहंत घी फैक्ट्री पर छापेमारी कर दुकान के अंदर रखे 15 किलो के 14 डब्बे बरामद किए हैं। पकड़े गए घी की कीमत करीब 1,37,200 रुपए बताई जा रही है। एसओजी पुलिस और फूड एंड ड्रग्स विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन प्रात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बदायूं की जिला सहकारी बैंक से लिए गए लोन की रिकवरी के लिए मौलाना तौकीर रजा के घर पर वसूली नोटिस चिपकाया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने 1990 में जिला सहकारी बैंक से 5,055 रुपए का लोन लिया था, जो अभी तक जमा नहीं किया है। लोन के लिए रिकवरी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 दिन के भीतर संबंधित लोन की राशि को जमा करने के लिए भी कहा गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बरेली हिंसा में शामिल मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 85 लोग फिलहाल जेल में बंद हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा में दलित आईपीएस ऑफिसर की आत्महत्या, रायबरेली में दलित की पीट कर हत्या और सीजीआई पर हमला, इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े हैं। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, सीजीआई पर हमला और उसको जायज ठहराने की भाजपाई सोच और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी रागर पर अत्याचार, ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें नहीं बल्कि आरएसएस भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है। भारत संविधान से चलेगा, न किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आप इन पर अपनी आंखें बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है बीएसएफ जवानों की बोट पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वही देश के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। जवान कैसे नदी नालों पर पेट्रोलिंग करते हैं, आप तस्वीरों में देखिए। ये बीएसएफ के वही बहादुर जवान है जो इस समय बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चिनाब दरिया है, जो पानी है करीब 30 फीट गहरा है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गहरा हो। जो पानी का करंट है बेहद ज्यादा है, यानी पानी का फ्लो बेहद ज्यादा है। लेकिन आप जवानों को देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस है। मकसद इनका यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवानों का यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमाओं में घुसपैठ ना कर पाए। आपको बता दें कि इस समय एलओसी हो या आईबी हो, बेहद ज्यादा अलर्ट पर जवानों को रखा गया है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारतीय वायुसेना ने अपनी रक्षा नीति में नई धार देने के लिए अपना रोड मैप तैयार किया है। जी आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा रणनीति को नई दिशा देने वाला अपना 2047 रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप वायुसेना को आसमान से अंतरिक्ष तक एक ताकतवर और आत्मनिर्भर बल के रूप में बदलने का विजन पेश करता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि अगर भारत को महाशक्ति बनना है, आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। इस नई योजना में स्वदेशी निर्माण, अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्पेस आधारित क्षमताओं को वायुसेना के ढांचे में शामिल करने की रूपरेखा तैयार की गई है। रोडमैप का सबसे अहम हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। वायुसेना का मानना है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एरो इंजन, एसा रेडार, मिसाइल तकनीक और एवोनिक्स में आत्मनिर्भर बनना होगा। रोडमैप के मुताबिक 2047 तक वायुसेना के पास 57 से 70 जो कह सकते हैं यानी करीब 1000 से 1200 कॉम्बैट जेट विमान हो सकते हैं।
आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कैंप पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश में खुफिया एजेंसीज के हाथ आईएसआई की जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐसी बड़ी साजिश का सुराग लगा है, जिसके चलते ये बात सामने आ रही है कि आईएसआई यहाँ लश्कर तैयबा और ISKP यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के बीच एक गठबंधन कर रही है और इस गठबंधन का मकसद है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा से बढ़ाना, यहाँ पर अनरेस्ट जैसे हालात पैदा करना और सबसे प्रमुख जम्मू कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालना है। सारी सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट अलर्ट हो गई है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस को जम्मू कश्मीर में इस साजिश के चलते पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और माना जा रहा है कि इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर से संबंधित सुरक्षा समीक्षा की बैठक ली और इस दौरान फोर्सेस को खुली छूट दी गई आईएसआई की इस तरह की साजिशों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए और नाकाम करने के लिए। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर।